अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी ग्रेविटेशन का कानून क्या था। तो ग्रेविटेशन के कानून को समझने से पहले हमें ग्रेविटी का पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। यानी ग्रेविटी का तसव्वुर सबसे पहले कंसेप्ट जो आइज़ैक न्यूटन ने दिया था, वो उसने कहा था कि कायनात में हर जिस्म यानी यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसे ग्रेविटी का नाम उसने दिया। तो उस फोर्स को बुनियाद बनाकर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया, जिसमें उसने कहा कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ एक ऐसी फोर्स से खींचता है जो इनके मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंग्लिश में स्टेटमेंट है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी with a force. This force is directly proportional to the masses of body and inversely proportional to the square of distance between their center. तो देखें कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि दो मैसेज है, यानी ये वाला हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैस है, और उसके बाद ये हमारे वाला सेकंड मैस है। देखें, इसको उसने M1 का नाम दिया और इसको फ़र्ज़ किया हमने M2 का नाम दे दिया, और ये इस बॉडी का सेंटर है और ये इस बॉडी का सेंटर है। तो यहाँ तक का फासला जो होगा, यानी इसके सेंटर से लेकर इधर और इधर वाले के सेंटर से लेकर इधर तक का जो दरमियानी फासला है वो हमारे पास क्या होगा, D। और जो मैस M है वो M2 के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो क्या है, F। और ये जो M2 M1 के ऊपर लगाता है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो क्या है, माइनस F। तो उसने स्टेटमेंट में कहा था कि जो इनके दरमियान फोर्स होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, वो इनके मैसेज के हासिल ज़रब के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 के है, तो इसको मुसावात 1 का नाम दे दिया। उसके बाद जो उसने सेकंड बात की है वो कहता है कि इनके सेंटर यानी के दरमियान जो फासला है उसके मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी यही फोर्स इनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसके क्या है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने मुसावात 2 का नाम दिया। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर देखें, अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान जो इनका मैस है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इनक्रीज। अगर हम मैस इनक्रीज करेंगे तो इनके दरमियान फोर्स खुद ब खुद इनक्रीज हो जाएगी। यानी जब हम वन चीज़ इनक्रीज करेंगे, व्हेन द फर्स्ट चीज थिंग इंक्रीजेज द अदर थिंग ऑलमोस्ट इंक्रीजेज या इटसेल्फ इंक्रीजेज, वो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम बाजार में सेब वगैरह लेने जाएं या बुक्स वगैरह लेने जाएं, जितनी हम उनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यानी अगर एक बुक थी तो उसकी कीमत 50 रुपए है, तो 2 बुक्स लेंगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 100 रुपये, यानी 100 हो जाएगी। यानी एक चीज़ हमने बढ़ाई तो दूसरी चीज़ खुद खुद बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि मैस बढ़ेगा तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, इनक्रीज। उसके बाद क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ क्या हो जाए, खुद ब खुद कम हो जाए। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल अगर हम बात करें तो यानी एक दीवार बनाए या एक आपने मकान बनाना है, उसको 2 आदमी एक दिन में मुकम्मल करते हैं। अगर हम आदमी 1 लगाएंगे तो दिन कितने लगेंगे, 2। यानी एक मकान को 2 आदमी एक दिन में बनाते हैं। अगर हमने आदमी घटा दिए और इधर दिन क्या हो गए, खुद ब खुद बढ़ गए।
एक चीज़ घटी और दूसरी चीज़ क्या हुई, बढ़ गई, यानी एक चीज़ इंक्रीज हुई और दूसरी चीज़ खुद ब खुद क्या हो गई, डिक्रीज। इस तरह का जो रिलेशन होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पर देखें कि इनके दरमियान जो फासला है वो अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनका मैस इन बॉडीज का बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखें यहाँ पर हम 1 और 2 मुसावात को कंबाइन करें, कंपेयर करें, किसको, कंपेयर 1 एंड 2। 1 और 2 को जब कंपेयर किया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 ओवर क्या है, D स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम आप दे दें। इसमें से अब डायरेक्टली को ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट स्पेसिफाई की गई है जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट या कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम भी दिया जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे, यानी F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यानी मुसावात 4। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यहाँ पर जो G है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी वैल्यू हमारे पास तकरीबन जो फर्ज की गई है G इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 है, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है बात के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, या उसका यूनिट भी पूछ लेता है। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने बात की कि दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके दरमियान जो फासला होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसको हमने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज M1 और M2 के, और उसके बाद यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया, इकट्ठा किया, तो हमारे पास एक रिजल्ट मिला F प्रोपोर्शनैलिटी साइन M1 M2 ओवर D स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज़ की जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, या यूनिवर्सल कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। तो ये हमने लगाई, तो इससे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू जो G की है वो 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना G की, ये हर जगह कांस्टेंट रहती है, ये कभी तब्दील नहीं होती। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ में क्या रिलेशन है। तो उसने कहा ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, उसको भी बे करता है। देखिए कैसे करता है। अगर हम बात करें ये वाले मैस M1 की, ये जो मैस M1 है ये फोर्स किस पे लगाता है, M2 पे। तो हम इसको अगर नाम दे दें F12, यानी मैस M फोर्स लगाएगा M2 पे, यानी 1 टूवर्ड 2, तो ये किसका नाम होगा, F12। उसके बाद अगर हम कहें ये मैस M2 भी फोर्स लगाता है M1 के ऊपर, तो उसको हम लिखेंगे क्या कि इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, 2-1 का। यानी अब यहाँ पे 2-1 कैसे आया, 2 से 1 की तरफ, यानी 2 पहले आएगा और 1 बाद में। अगर हम फर्ज कर लें कि ये जो फोर्स है F12 इसे एक्शन का नाम दे दें, और उसके बाद ये जो है 2-1 इसे रिएक्शन का नाम दे दें, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था कि एक्शन और रिएक्शन
इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, यानी हर एक्शन मुसावी लेकिन रिएक्शन की मुखालिफ होता है, रिएक्शन की मुखालिफ सिमत में जाता है। तो हमने ये बात की कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। तो आज हमारे पास ये लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।